बूटों के अंदर उसके पांव जल रहे थे। कमीज उसने जख्म पे बांधी हुई थी और कमीज की गैर मौजूदगी में उसका बदन बराह रास्त आग बरसाते सूरज की जद में था। बगैर बाजुओं के बनियान इस तेज धूप का मुकाबला नहीं कर सकती थी। पसीना गर्मी की शिद्दत को सहारने में अहम किरदार अदा करता है, मगर उस वक्त उसका पसीना भी खुश्क हो चुका था। लोहे के काम और उसके बाद 15 माह की कड़ी तरबियत ने उसकी कुव्वत बर्दाश्त में इजाफे के साथ उसे निहायत सख्त जान बना दिया था। मगर उस वक्त सहरा की बेरहम सख्तियों के सामने वो खुद को बेबस सा महसूस कर रहा था। जख्म पे बंधी हुई पट्टी खून से तर होकर अकड़ गई थी। खून रिसना कब का बंद हो चुका था, जबकि सफेद कमीज पे खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। एक जगह वो चंद लम्हे सस्ताने के लिए रुका, मगर रेत पर बैठने की बजाय उसने खड़े खड़े आराम को तरजीह दी, क्योंकि रेत पे बैठने का मतलब अजियत के अलावा और कुछ नहीं था। वो वहां से आगे बढ़ा। सामने एक काफी फैला हुआ रेत का टीला था, इतना बड़ा कि उसको बगली तरफ से क्रॉस करने में काफी टाइम लग जाता। वो आहिस्ता आहिस्ता उस टीले पर चढ़ने लगा। शायद कुदरत को उस पे रहम आ गया था कि टीले की बुलंदी पर पहुंचकर जब उसने सामने निगाह दौड़ाई तो उसे खजूर के दरख्तों का एक झुंड नजर आया। उसे थोड़े फासले पे चंद कच्चे मकानात मौजूद थे। इस बेरौनक से मकाम पर मौजूद ये कच्चे झोंपड़े उसे जन्नत अर्जी का नमूना नजर आए। उसका जी चाहा कि वो भागकर वहां पहुंचे। कुछ और न सही, पीने के लिए पानी लाजिमन दस्तयाब हो जाता। अपनी इस ख्वाहिश पे उसने बड़ी मुश्किल से काबू पाया। इस तरह बगैर देखे भाले वहां जाने में ये अंदेशा भी था कि उसे तलाश करने वाले वहां पहले से मौजूद ना हो। रेत के टीले पे खड़ा हुआ इंसान दूर से आसानी से नजर आ सकता था। ये सोचते ही वो तेजी से नीचे उतर गया। इन कच्चे घरों के दरमियान उसे किसी किस्म की चहल पहल नजर न आई, और इसकी वजह इसके अलावा और कुछ नहीं थी कि गर्मी की शिद्दत ने सबको सर छुपाने पर मजबूर कर दिया था। बस्ती में दाखिल होने की बजाय उसने खजूर के झुंड में जाने को तरजीह दी। खजूर का वो झुंड झोंपड़ों के काफी करीब था। वहां पहुंचने पर भी वो किसी ज़ीरूह को देखने में नाकाम रहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो बस्ती लोगों के वजूद से खाली है। अपने इस एहसास की कोई अकली तौजीह उसके पास नहीं थी, बस उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि वो बस्ती खाली है। अपनी इस खलिश को दूर करने के लिए वो खजूरों के झुंड में रुकने की बजाय उन झोंपड़ियों की तरफ बढ़ा। पहले झोंपड़े के दरवाजे के सामने पड़ा रेत का ढेर उसके अंदाजों की तस्दीक कर रहा था। दरवाजे की कुंडी खोलकर उसने उसे अंदर की तरफ धकेला। वो हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर झांकने पे उसे झोंपड़ा हर किस्म के सामान से आरी नजर आया। दरवाजे को खुला छोड़कर वो अगले झोंपड़े की तरफ बढ़ा। उसके दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। वो झोंपड़ा भी उसे खाली नजर आया। वो हिम्मत हारे बगैर फर्दन फर्दन सब झोंपड़ों को खोलने लगा। 5वें छठे झोंपड़े में उसे 2-3 मटके पड़े दिखाई दिए। वो तीर की तरह उनकी तरफ बढ़ा। एक मटके की तह में उसे पानी की एक कलील मिकदार नजर आई, मगर वहां पे कोई ऐसा बर्तन मौजूद नहीं था जिसकी मदद से वो पानी पी सकता। पानी के मटके के साथ पड़े खाली मटके को उसने ऐसे अंदाज में तोड़ा कि उसका सिर्फ पैंदे वाला हिस्सा बाकी रह सका और उसकी हैयत कशकोल नुमा बन गई। पानी के मटके के सामने वो पैंदा रख कर उसने अपने सही हाथ से वो मटका उस पैंदे पर झुका दिया। मटके में मौजूद 3-4 ग्लासों के बकदर गदला पानी उस पैंदे में जमा हो गया। वो पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं था। आम हालात में शायद वो इस पानी से हाथ धोना भी पसंद न करता, मगर उस वक्त वो पानी उसे आबे हयात से कम दिखाई नहीं दे रहा था। सारा पानी वो बगैर सांस लिए पी गया। पानी का जायका बदला हुआ था, उसमें से हल्की सी बू भी आ रही थी, लेकिन उस वक्त ना तो उसकी बू उसे मुतनफ्फर कर सकी और ना जायके की तब्दीली ने उसके दिल में कोई कराहत पैदा की। पानी पीते ही उसे लगा जैसे उसके जिस्म में जान पड़ गई हो। वो वहीं झोंपड़े की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसके हवास पर गनूदगी छाने लगी और फिर उसे पता ही न चला कि उसकी आंखें कब बंद हो गईं और वो बैठे बैठे सो गया। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। आतिफ, ये बहुत बुरा हुआ। 24 बंदों में से सिर्फ एक आदमी जिंदा हाथ लगा।
सिद्दीकी साहब खफगी भरे लहजे में बोले। आतिफ ने कहा, सर आई एम सॉरी, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। अगर हम उन्हें जिंदा गिरफ्तार करने के चक्करों में पड़ जाते तो शायद आधे से ज्यादा बंदे फरार होने में कामयाब हो जाते। इस सूरत में हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। वो बोले, फरार होने वालों का कुछ पता चला? आतिफ बोला, नहीं सर। सिद्दीकी साहब ने पूछा, उसकी शनाख्त भी नहीं हो सकी? वो बोला, जी सर। कहकर सिद्दीकी साहब थोड़ी देर किसी ख्याल में खोए रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, वैसे रेंजर्स के साथ मिलकर अगर आप लोग खुद उसकी तलाश में निकलते तो शायद उसे ढूंढने में कामयाब हो जाते। आतिफ बोला, सर थर एक वसी सहरा है और उसमें छुपे हुए किसी बंदे को ढूंढना भूसे के ढेर में से सुई तलाश करने के मुतरादिफ है। दूसरा, उम्मीद है कि वो बंदा बगैर वसाइल के वहां से जिंदा निकलने में कामयाब नहीं हो पाएगा। यूं भी रेंजर्स की इत्तला के मुताबिक जिस जीप में वो फरार हुआ था उसमें काफी खून गिरा हुआ था। इससे जाहिर होता है कि वो हमारे फायर से जख्मी हो गया था। ऐसी सूरत में उसका सही सालिम किसी शहर तक पहुंच जाना करामत ही हो सकती है। सिद्दीकी साहब बोले, गिरफ्तार होने वाले बंदे से कोई काम की बात मालूम हो सकी? आतिफ ने कहा, सर वो एक पेशावर गाइड है। मुआवजा लेकर दोनों ममालिक के स्मगलर्स और गैर कानूनी सरहद पार करने वालों की इन पेचीदा रास्तों में रहनुमाई करता है। दोनों ममालिक के सरहदी मुहाफिजों से उसके गहरे ताल्लुकात हैं। ये 4 गाइड थे, हर 5 दहशतगर्दों के साथ एक गाइड। 3 गाइड दहशतगर्दों के साथ ही हलाक हो गए हैं, सिर्फ यही जिंदा हाथ लगा है। सिद्दीकी साहब बोले, इसके अलावा अगर इस केस में कोई जरूरी तफसील रह गई हो? आतिफ ने कहा, कोई नहीं सर। रेंजर्स को बताया है कि फरार होने वाले दहशतगर्द को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार होने की सूरत में हमें जरूर मुत्तला किया जाए। सिद्दीकी साहब बोले, ओके चलो, ताकि बदरुद्दीन साहब को तफसील से सारी सूरत हाल से आगाह कर दें। आतिफ ने भी नशिस्त छोड़ दी, बोला, चलें सर। मजरूब बाजू की इस तरहारी हरकत से उठने वाली दर्द की लहर से उसकी आंख खुल गई। झोंपड़ी के खुले दरवाजे से नजर आने वाले बैरूनी मंजर से उसने अंदाजा लगाया कि वो काफी देर गाफिल रहा है। दर्जा हरारत में हल्की सी कमी आ गई थी, मगर ये कोई काबिल जिक्र कमी नहीं थी। उसने उठकर झोंपड़ी से बाहर झांका। सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी। वो बाहर आ गया। जब तक वो बाकी झोंपड़ियों में झांकता, सूरज की सफेदी शोख जर्दी में बदल चुकी थी। इन झोंपड़ियों में भी उसे कोई ऐसी चीज न मिली जो उसके काम आ सकती। सूरज गुरूब होने के मकाम से वो अपनी समत का तायुन करके चल पड़ा। चंद घंटों के आराम और पानी पीने से गो उसकी हालत पहले की निस्बत काफी बेहतर हो गई थी, मगर बाजू के दर्द में अफाके की बजाय इजाफा हो गया था। सूरज का पीला गोला आहिस्ता आहिस्ता उफक के नीचे गायब हो गया। सूरज गुरूब होने के बाद भी उसे गर्मी की शिद्दत में कोई वाज़े कमी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन सहरा के मिजाज से ना आशना होने के बावजूद इतना बहरहाल वो जानता था कि रेत जल्द ही ठंडी हो जाएगी। रास्ते के बारे में उसे कुछ खबर नहीं थी और ना ही वो जानता था कि उसे मजीद कितना चलना पड़ेगा। 2-3 घंटे मुसलसल चलने के बाद उसे दूर एक जगह पे रोशनी नजर आई। उसने अपना रुख उसी रोशनी की समत कर लिया। दूर नजर आने वाली रोशनी इतनी दूर नहीं थी जितनी उसे महसूस हुई थी। वो लालटेन की रोशनी थी और मध्यम होने की वजह से वो दूर महसूस हो रही थी। 2-3 घंटों के सफर ने उसे निढाल कर दिया था। यूं भी सहरा के अंदर चलना आम जमीन की निस्बत दुश्वार होता है और उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। प्यास ने एक दफा फिर अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। वो रोशनी से 100-150 गज दूर रुक गया। रात के अंधेरे की वजह से उसे बस्ती के फैलाव का सही अंदाजा नहीं हो रहा था, मगर इक्का दुक्का झोंपड़ियों में जलने वाली लालटेनों से उसे अंदाजा हुआ कि वो पीछे गुजरने वाली वीरान बस्ती से दुगनी तिगनी जरूर थी। बस्ती के परले किनारे से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज एक तसलसल के साथ सुनाई दे रही थी। जाने वो क्यों इतनी शिद्दत से भौंक रहे थे। कुत्तों का ये भौंकना उसके लिए खतरे का सिग्नल था। वो नहीं चाहता था कि बस्ती में उसकी आमद के बारे में किसी को मालूम हो। उसके साथ वो इस बस्ती को बाईपास भी नहीं कर सकता था। पानी और खुराक का हुसूल उसकी अशद जरूरत थी और अगली बस्ती न जाने कब आती। घड़ी देखने पे उसे रात के 10 बजते नजर आए। गर्मियों में रात के 10 बहुत जल्द बजते हैं और इतने बजे लोगों की चहल पहल आम होती है, मगर ये शहरों या बड़े कस्बों का मिजाज है। वो बस्ती तो ऐसी थी जिसमें लोग सरे शाम ही सो जाते होंगे। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि कुत्तों के इतनी शिद्दत से भौंकने पे भी बस्ती के लोगों में किसी रद्द अमल का नजर न आना इस बात की अलामत है कि ये मामूल की बात है। पहले उसका इरादा हुआ कि 2-2:30 बजे उस बस्ती में दाखिल होगा, मगर फिर अपना इरादा बदलते हुए उसने अपने कदम बस्ती की अंदरूनी जाने बढ़ा दिए। ऐसी बस्ती में अव्वल शब दाखिल होना आखिर शब में दाखिल होने से बेहतर था। यूं भी उस वक्त चांद पूरी तरह नहीं उभरा था।
बस्ती के चंद घरों के अंदर ही रोशनी नजर आ रही थी। ज्यादातर घर अंधेरे में डूबे हुए थे। कच्ची मिट्टी के बने हुए घरों की 4 दीवारियां इतनी बुलंद नहीं थी। बस्ती के पहले घर की लालटेन की रोशनी उसे सबसे पहले नजर आई। सहन में चारपाइयों पर उसे 3 आदमी लेटे नजर आए। लालटेन कच्ची कोठरी की दीवार के साथ लटकी हुई थी। इस्माइल उस घर को नजरअंदाज करता हुआ आगे गुजर गया। 18-19 का चांद मशरकी जानिब से अपना सर उठा रहा था। उसकी दूधिया रोशनी में अंधेरे में डूबे मकानात के हयूले वाजे नजर आने लगे। मकानात किसी तरतीब में बने हुए नहीं थे। जिसको जो जगह मुनासिब लगी थी उसने वहाँ घर बना लिया था। मकानात के बिखरे होने की वजह से गलियों की कोई शक्ल नहीं बन पाई थी। बस्ती की मगरबी समत उसे दरख्तों के झुंड दिखाई दिए। वो दाएं बाएं मकानात को गौर से देखता हुआ आगे बढ़ता गया। इसी दौरान उसकी नजर एक काफी बड़े मकान पे पड़ी। उसकी 4 दीवारी भी बाकी घरों की तरह छोटी थी। सहन में निगाह दौड़ाने पे उसे 5-6 अफराद चारपाइयों पर लेटे नजर आए। 4 दीवारी उबूर करने में उसे काफी दिक्कत हुई। बाएं बाजू पे मौजूद गोली के जख्म ने उसकी कारकर्दगी को आधा कर दिया था। अगर 4 दीवारी 1 फुट भी मजीद ऊंची होती तो शायद उससे उबूर न हो पाती। दीवार से नीचे उतरते वक्त कुत्ते की मौजूदगी का अंदेशा उसके जहन में जागुज़ी रहा, लेकिन खैरियत रही। वो दबे पांव कच्चे कोठे की तरफ बढ़ा। कोठे का दरवाजा भिड़ा हुआ था। कुंडे के साथ एक लालटेन लटक रही थी जिसकी रोशनी ने घर के सहन में मलगजा सा उजाला किया हुआ था। कोठे के सामने दीवार के साथ बनी घड़ोंची पे उसे मिट्टी के चंद घड़े और मटके पड़े दिखाई दिए। उनके साथ रखा मिट्टी का ग्लास नुमा बर्तन उठाकर वो बेसब्री से पानी पीने लगा। खूब सैर होने के बाद वो कोठे के दरवाजे की समत बढ़ा। दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर उसने एक नजर सहन में पड़े अफराद पे डाली और अंदर घुस गया। दरवाजा खुलने पे लालटेन की रोशनी कोठे के अंदर भी आने लगी। अंदर मिट्टी के एक थड़े पे 2 ट्रंक पड़े हुए थे। दाएं तरफ की दीवार के साथ 2 मशकीज़े लटके थे। इन्हीं के साथ मुत्तसिल 2 कुल्हाड़ियां भी क्रॉस की शक्ल में टंगी हुई थी। सामने की दीवार के साथ दोनों तरफ चारपाइयां बिछी हुई थी। उन पे पुराने कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। ट्रंकों के ऊपर रखी चंगेर में उसे 2 मोटी मोटी रोटियां मिली। छोटा सा निवाला लेने पे उसे महसूस हुआ कि वो गंदुम की बजाय किसी और अनाज से बनी हुई थी। उसे वो जिन्स पहचान न हो सकी कि जिंदगी भर वो सिर्फ गंदुम की रोटी से मुस्तफीद हुआ था। चारपाई से एक जनाना दुपट्टा उठाकर उसने दोनों रोटियों को उसमें लपेट लिया। कुछ न होने से कुछ होना बेहतर था। दोनों ट्रंकों की तलाशी लेने पे उसे सिर्फ जनाना और मर्दाना कपड़े भरे नजर आए। मुनासिब सा मर्दाना जोड़ा और एक अजरक निकाल कर उसने अपने पास रख ली। रोटियों को बगल में दाब कर उसने दीवार से एक मशकीज़ा और कुल्हाड़ी उतारी और बाहर निकल आया कि उसके अलावा उसे कोठे में अपने काम की कोई चीज नजर न आई थी। मशकीज़े को भरने के लिए वो घड़ोंची से पानी का भरा हुआ घड़ा उठाकर मकान के पिछवाड़े आ गया। थोड़ी देर में उसने घड़े का पानी ग्लास नुमा बर्तन की मदद से मशकीज़े में मुंतकिल किया और मशकीज़े को दाएं कंधे से लटका कर वो घर का बैरूनी दरवाजा इस्तेमाल करता हुआ बाहर निकल गया। रोटियों की पोटली और कपड़े भी गांठ लगाकर उसने कंधे से लटका लिए थे। मकान से बाहर निकलकर वो मतलूबा समत को चल पड़ा। दरख्तों का झुंड उसके रास्ते में ही पड़ता था। वहाँ एक दरख्त के तने से बंधे 2 ऊंट देखकर उसे लगा कि उसकी खुशकिस्मती उरूज पर है। सहरा के अंदर ऊंट से बेहतर सवारी का तसव्वुर ही नामुमकिन था। ऊंटों के कजावे उनसे चंद कदम हटकर मकान की दीवार के साथ रखे हुए थे। उनके करीब जाकर उसने उन्हें हिलाकर चेक किया, लेकिन वो काफी वजनी थे और एक हाथ की मदद से कजावा उठाकर ऊंट पर रखना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उन्हें छेड़े बगैर वो जैसे ही ऊंटों के करीब पहुंचा वो खड़े हो गए। निस्बतन फरबा ऊंट की रस्सी खोलकर वो आगे बढ़ गया। दूसरा ऊंट हल्की सी आवाज में बिलबिलाया। इस्माइल को ये आवाज किसी धमाके से कम न लगी, मगर उसने रोकने की कोशिश नहीं की और तेज कदमों से चलता हुआ बस्ती से बाहर आ गया। कुतबी सितारे से अपनी समत का तायुन करके वो पैदल ही रवाना हो गया। उसे पता था कि ऊंट का मालिक लाजमी ऊंट ले जाने वाले का पीछा करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो सुबह होने से पहले बस्ती से मुनासिब फासला पैदा कर लेना चाहता था। बस्ती से थोड़ी दूर आकर उसने जख्म पे बंधी अपनी कमीज खोली और अजरक से एक चौड़ी पट्टी फाड़कर जख्म पर कसकर बांध ली। जीन्स की पैंट और खून आलूद कमीज उसने वहीं रेत के अंदर दफन कर दी। नया लिबास पहनकर वो ऊंट को बिठाने की कोशिश करने लगा। ऊंट की सवारी उसने जिंदगी में सिर्फ 2 दफा की थी, वो भी साहिल समंदर पे जहां ऊंट पे कजावा कसा हुआ था। अब इसके बरक्स उसने एक लंबा सफर ऊंट की नंगी पीठ पर बैठकर करना था। गोश एक मुश्किल काम था, लेकिन पैदल चलने से बदरजहां बेहतर था। थोड़ी सी कोशिश से ऊंट बिलबिलाते हुए नीचे बैठ गया। एहतियात से उसकी पीठ पे बैठते हुए उसने उसकी कोहान के बालों को मजबूती से पकड़ा और नकेल को हल्के से झटका दिया तो ऊंट अपने फितरती अंदाज में खड़ा हो गया। एक लम्हे के लिए तो इस्माइल को लगा कि वो गिर जाएगा, मगर खैरियत रही। ऊंट खड़ा होकर चल पड़ा। पानी की मशक अपने
कंधे से उतारकर उसने अपनी टांगों और ऊंटों की कोहान के दरमियान रख दी। ऊंट की नॉर्मल रफ्तार भी इस्माइल की रफ्तार से कई गुना तेज थी। ऊंट को अगर सहरा का जहाज कहा जाता है तो कुछ गलत नहीं। ऊंट के मालिक के मुतालिक इस्माइल के जहन में हमदर्दी का एहसास जागुजी रहा। उस गरीब का इतना कीमती जानवर वो चुरा कर ले जा रहा था, और फिर सहरा में तो उसकी कीमत और ज्यादा थी। मौसम काफी खुशगवार हो गया था। सहरा की रातें यूं भी काफी ठंडी होती हैं। चांद की हल्की हल्की रोशनी ने माहौल को रोशन किया हुआ था। ऊंचे नीचे टीलों और हमवार जगहों पे उसका सफर जारी रहा। रास्ते में आने वाली एक और बस्ती को उसने बाईपास किया और चलता रहा। 3-4 घंटे मुसलसल चलने के बाद उसे भूख महसूस हुई। कुछ खाए हुए उसे 30 घंटे होने को थे, लेकिन प्यास की वजह से उसे भूख महसूस नहीं हुई थी। कपड़े में बंधी रोटी निकाल कर वो ऊंट पे बैठे बैठे खाने लगा। रोटी घी से चुपड़ी गई थी, उसके बावजूद काफी खुश्क थी। वो बमुश्किल एक रोटी खा सका। दूसरी रोटी को उसने दोबारा कपड़े में लपेट लिया। चलते ऊंट पे पानी पीना उसके लिए मुश्किल था। उसके लिए उसे ऊंट रोकना पड़ा। पानी पीकर वो दोबारा रवाना हुआ। वो जल्द से जल्द उस सहरा से निकल जाना चाहता था, मगर शैतान की आंत से लंबा सहरा जाने कब खत्म होता। सुबह सादिक होते ही उसकी बेचैन निगाहें दाएं बाएं किसी सायादार जगह की तलाश में सरगर्दा हो गईं। वो सख्त किस्म की थकन महसूस कर रहा था। काफी दूर उसे दरख्तों का एक झुंड नजर आया जो उसके जाने की समत से चंद 100 गज हटकर था। उसका रुख उसी जानिब हो गया। तुलुए आफ्ताब से थोड़ा पहले वो उस झुंड के करीब पहुंच गया। ऊंट बिठाकर वो नीचे उतरा और उसकी नकेल की रस्सी दरख्त के तने से बांधकर वो पांव पसार कर ठंडी रेत पर बैठ गया। ऊंट दरख्त के पत्तों पे मुंह मारने लग गया था। मशकीजे से थोड़ा सा पानी पीकर इस्माइल ने मशकीजे को सर के नीचे रखा और लेट गया। नींद के मामले में वो बहुत सख्त जान था, मगर मुसलसल बेआरामी ने उसे थका दिया। बाजू के जख्म में भी दर्द बढ़ता जा रहा था। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि गोली बाजू से पार हो गई थी, वरना उसके लिए मजीद तकलीफ का बायस बनती। थोड़ी देर बाद ही उसकी आंखें बंद होने लगी और वो ना चाहते हुए भी सो गया। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।